हेलो गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। देखो, इसमें आज हम बात करने वाले अडानी स्टॉक्स के बारे में। और 2 दिन से मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रही है। उसका रीज़न जानेंगे। उसका रीज़न मैंने वैसे शुरुआत में बता दिया, अडानी स्टॉक्स। क्योंकि देखो, रीजंस आपको 10 मिल जाएंगे अगर आप इंटरनेट पे ढूंढोगे। लेकिन जो मेजर रीज़न निकल के आता है वो यही है कि अडानी स्टॉक्स गिर रहे हैं। अडानी स्टॉक्स गिर रहे हैं और उन पे बैंकों का बहुत ज़्यादा लोन लगा हुआ है। लोन लेकर पैसा लगाया गया शेयर्स पे। तो क्या हो रहा है, बैंक्स भी गिर रहे हैं। जब स्टॉक्स गिर रहे हैं, इधर बैंक्स के स्टॉक्स भी गिरते जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ओवरऑल मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे पहले सेशन में हम शुरुआत करेंगे, डार्क साइड देखेंगे अडानी स्टॉक्स के बारे में। मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जब ये शेयर्स गिरते जा रहे हैं कि आपको बाय द डिप करना है क्या, कि जब शेयर गिर रहा है तो क्या आपको इसकी डिप लेनी है कि नहीं लेनी है, उसका आपको एक आइडिया मिलेगा। दूसरा, एक जनरल आइडिया भी मैं आपको देके जाने वाला हूँ सेशन के एंड में, कि स्टॉक्स को पिक कैसे करना है अगर आपको फंडामेंटल की नॉलेज नहीं है। अगर आपको फंडामेंटल नहीं पढ़ने आते हैं, अकाउंट्स के नहीं हो, आप डॉक्टर हो, आपको फंड अकाउंट्स की कोई नॉलेज ही नहीं है, तो आप कैसे स्टॉक्स पिक कर सकते हो, उसका एक जनरल भी एक आपको एक आइडिया देके जाऊंगा अडानी स्टॉक से लिंक करके। तो सेशन को शुरू करते हैं। तो एक यहाँ पर पहले सेशन शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा। हमारा एक प्रीमियम मेंबरशिप भी चलता है जहाँ पर हम आपको एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के। ठीक है, मार्केट में लाइव मार्केट एनालिसिस आपको मिलता है एट द टाइम। जैसे 9:45 बज रहे हैं और 9:45 बजे अगर कुछ मार्केट में एक मेजर ट्रेंड आ सकता है, एक ट्रेड हमें मिल सकता है, तो वहाँ पर हम ट्रेड भी बताते हैं और साथ ही साथ आपको लेवल्स भी बताते हैं कि यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो। जिससे कि अगर आप सेल्फ ट्रेडिंग भी करते हो तो आपको एनालिसिस करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा जब आपके साथ हम भी बैठेंगे आपकी मार्केट में लाइव एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, अब इसके साथ साथ जो भी प्रीमियम मेंबरशिप को ज्वाइन करता है उसको स्टॉक मार्केट का कंप्लीट कोर्स मिलता है। देखो, आप मेरे पिछले सेशन जरूर देख लेना। इसको ज्वाइन करने से पहले आपको मेरी चार्ट रीडिंग वाले सेशन जरूर देख लेने चाहिए, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो मैं बातें आपसे कर रहा हूँ, जो जैसे मेरा पढ़ाने का तरीका, आपको वो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आपको चीज़ें समझ आती है मेरी बताएगी, तो आप कोर्स भी आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा प्रीमियम मेंबरशिप में। उसका एक्स्ट्रा कोई भी चार्जेस आपको नहीं प्रोवाइड करने हैं। रिकॉर्डेड सेशंस वो रहने वाले हैं। तीसरा, मैंने जैसे आपको बताया ना कि एनालिसिस प्रोवाइड किया जाएगा, उसके साथ साथ आपको ट्रेड्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे कि आप जब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग एक मार्केट को सीख रहे हैं, चार्ट ट्रेडिंग सीख रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप छोटी क्वांटिटी में अगर आप इन बताए हुए ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, क्योंकि छोटा छोटा प्रॉफिट आपका बनता चला जाएगा। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि एकदम से लाखों करोड़ों रुपए हमारे कहने पर लगा देने। छोटी क्वांटिटी से शुरू करना, एक हफ्ता 2 हफ्ता देखो आपका पैसा बन रहा है, ट्रेड को हैंडल कर पा रहे हो, तो कैपिटल बढ़ाते जाना। लेकिन अपना मेन फोकस रखना जो कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है और आपको जो एनालिसिस प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे कि लॉन्ग टर्म में आप खुद से ट्रेडिंग कर पाओ। हमारा मेन फोकस इस प्रीमियम मेंबरशिप का यही है। तो चलो सेशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले ये अडानी अडानी एकदम से गिरने क्यों लगा और मार्केट में इतना क्रैश क्यों हो रहा है। देखो, सबसे पहली बात, अचानक से नहीं, ये हिंडरबर्ग की 2 साल की पूरी एक रिसर्च है। रिसर्च रिपोर्ट निकल के आई है, जिसमें इन्होंने हाईलाइट करे हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो अब तक किसी ने नहीं देखे थे अडानी स्टॉक्स के बारे में। अब ये हिंडरबर्ग क्या है जिसने रिपोर्ट निकाल दी है, जिसका इतना ज्यादा इंपैक्ट हो गया कि स्टॉक्स एकदम से गिर जा रहे हैं। ओवरऑल मार्केट को एक रिपोर्ट ने हिला के रख दिया है। देखो, हिंडरबर्ग 2017 की कंपनी है, नई कंपनी है, लेकिन स्टिल ये ऐसी ऐसी रिपोर्ट निकाल के लाती है ना कि बड़े बड़े स्टॉक्स को हिला देती है। थोड़े टाइम पहले उन्होंने ट्विटर पर रिपोर्ट निकाली थी, ट्विटर भी बहुत ज्यादा गिर गया था। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं ना, हम उन कंपनी की तलाश में रहते हैं जो कि एक मैन मेड डिजास्टर है। मैन मेड डिजास्टर यानी कि जिस कंपनी की कुछ मैनेजमेंट में गड़बड़ है, ठीक है, कुछ फाइनेंस उनके खराब है, मतलब कि जिस कंपनी में अंदर अंदर झोल चल रहा होता है ना, ये उन कंपनीज को ढूंढते हैं और उसको शॉर्ट करते हैं। ठीक है, खुद भी ये शॉर्ट सेलिंग करते हैं, साथ में रिपोर्ट भी निकालते हैं। तो इसलिए इनके ऊपर एलिगेशन भी लगते रहते हैं कि यार ये पहले शॉर्ट सेलिंग कर लेते हैं, उसके बाद ये रिपोर्ट निकालते हैं, जिससे कि बाकी लोग भी लग जाए और इनको भी काफी ज्यादा हेल्प हो जाए सेलिंग में। ठीक है, ये एक अलग बात है। ये मैंने आपको बता दिया कि जिसने रिपोर्ट निकाली उस कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी बड़े बड़े स्टॉक्स की रिपोर्ट निकालती है ना, तो और बहुत ज्यादा स्टॉक्स जब गिरते हैं तो इस कंपनी की एक वैल्यू है। नई कंपनी है लेकिन इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब इसने अडानी की रिपोर्ट निकाल दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हवा में बातें नहीं करते हैं, विद प्रूफ्स। इन्होंने कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन भी निकाल के रखी है, जो जो इन्होंने बात करी है ना, जो हम डिस्कस करेंगे डार्क साइड में, वो विद प्रूफ रखी है। तो वो आपको कुछ प्रूफ भी मैं आपको यहाँ पर इस सेशन में देने वाला हूँ। तो चलो यार, शुरू करते हैं सेशन को। और अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस सेशन के बाद में शायद एक दो शॉर्ट्स आ जाए, लेकिन एक स्ट्रेटेजी वीडियो आने वाली है आपके लिए चार्ट की। 5 मिनट कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर आपकी स्ट्रेटेजी सेशन आने वाला है। अगर इस सेशन पे जैसे 150 लाइक्स पूरे हो जाएंगे ना, तो वो सेशन में जल्दी से एडिट करना शुरू कर दूंगा। रिकॉर्ड तो मैंने पहले कर ही लिया है। चलो देखो, सबसे पहली बात, इन्होंने जो एलिगेशन लगाया है वो ये लगाया है बेसिकली, ओवरऑल जो रिपोर्ट का एक समराइज कर देता हूँ मैं आपको। ये एलिगेशन लगाया है कि ये स्टॉक मैनिपुलेट कर रहे हैं अडानी ग्रुप, सारे अडानी के जितने भी लिस्टेड कंपनीज है उनकी स्टॉक मैनिपुलेट कर रहे हैं। साथ ही साथ ये फ्रॉड चल रहा है इनके में, करप्शन ये करते हैं कि ब्राइबरी वगैरह देते हैं गवर्नमेंट को, कि जैसे कि हमें प्रोजेक्ट्स वगैरह मिल जाए। ये सब ये करते रहते हैं। ठीक है, ये इन्होंने ओवरऑल एलिगेशन लगाए। अब शुरुआत करते हैं धीरे धीरे प्रूफ्स की। देखो, सबसे पहले जो नाम निकल के आता है ना, वो गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी का निकल के आता है। ठीक है, जो पास्ट में इनका क्या सीन रहा है, इनकी ना 35 जो है 38 अराउंड कंपनीज रही है मॉरिशियस में। ठीक है, जिसमें ना एम्प्लॉयज का अता पता था, जिस सारी कंपनीज 35 से 38 कंपनीज एक ही एड्रेस पे रजिस्टर थी। ठीक है,
और जिसकी कोई ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है। 35 कंपनी आपने बना रखी है, आप गौतम अडानी के भाई हो विनोद अडानी, और आपको गूगल पे खुद की डिटेल मिल जाएगी, लेकिन आपकी एक भी कंपनी की ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात। और ये कंपनीज का क्या यूज होता है वो मैं आपको दूसरे भाई के साथ बताता हूँ। तो चलते हैं यार दूसरे भाई के। शायद आपने सुना हो कि जो गौतम अडानी थे, उन्होंने शुरुआत अपनी कैसे करी थी, एक डायमंड ट्रेडिंग कंपनी में, अपने भाई की कंपनी में। तो इनके जो भाई है ना, राकेश अडानी, राजेश आई गेस, राजेश अडानी, उन्होंने क्या करा ना, वो डायमंड ट्रेडिंग कंपनी जो थी ना, उसमें वो, पहली बात तो उनकी भी कुछ शेल कंपनीज थी बाहर, जैसे इनकी मॉरिशस में थी, तो इनकी भी अलग अलग कंट्रीज में थी। अब वो मैटर नहीं करता, यूए में भी थी, केमन में भी थी, जहाँ पर कुछ टैक्स वगैरह, मतलब जहाँ पर टैक्स वगैरह की नहीं है इतनी दिक्कत है, टैक्स है नहीं, जैसे इंडिया में टैक्स बहुत ज़्यादा है, तो केमन में तो जीरो टैक्स है, मतलब आई गेस वो ऑलमोस्ट टैक्स फ्री है। यूए दुबई वगैरह भी ऑलमोस्ट टैक्स फ्री है, 5% है टैक्स। तो ये ऐसी जगह पे इन्होंने कंपनीज अपनी रजिस्टर की हुई है। ठीक है, वहां से ये लेन देन करते थे, बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन करते थे। देखो एक चीज देखो, ये दोनों भाई का क्या चलता था, गौतम अडानी एक साइड करते हैं, ये दो भाई जो राजीव अडानी, तो गौतम अडानी को एक तरफ करते हैं दोनों, पहले विनोद अडानी और राजेश अडानी की एक चीज नोटिस करो कि इनकी ना दोनों की कंपनियां बाहर लिस्टेड है, और ये बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन, मतलब जिस कंपनी के आपको एम्प्लॉयज का आता पता नहीं है। ठीक है, इन इन कंपनीज को बेसिकली शेल कंपनीज कहते हैं। पहले आपको शेल कंपनी समझा रहा, तो मैं धीरे धीरे एक छोटी छोटी टर्म भी आपको बताता चलूंगा, जिससे कोई बिगनर अगर इस सेशन को देख रहा है तो उसकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। शेल कंपनीज वो कंपनीज होती है जिनको ना ये जो बड़े बड़े प्रॉफिट करने वाले होते हैं, ये यूज करते हैं टैक्स बचाने के लिए। वो क्या करेंगे ना कि केमन आइलैंड, जहाँ पर टैक्स नहीं रखा हुआ गवर्नमेंट ने, वहां पर अपनी एक कंपनी खोल देंगे, उसको हेडक्वार्टर डिक्लेयर कर दिया, इंडिया में वो सारा बिजनेस करेंगे, सारा प्रॉफिट जब यहाँ पर आ गया, अब टैक्स देने की बारी है, तो क्या करेंगे ना, वो बोल देंगे अरे यार हमारा हेडक्वार्टर तो केमन आइलैंड में है ना, और हमने उनका ट्रेडमार्क यूज कर रहे हैं, तो हमें उनको फीस देनी होती है, तो वो क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट उठा के सारा वहां दे देंगे। ठीक है, कि हमारा तो उनसे हमें उन्हें रॉयल्टी देनी होती है, हमें फीस देनी होती है, तो ये भैया पैसा वहां जाना है, और अपना यहाँ पर टैक्स दिखा देंगे, ओ सॉरी प्रॉफिट दिखा देंगे जीरो। अब वहां पर सारा पैसा चला गया, प्रॉफिट वो हो गया, वो टैक्स फ्री है, तो उनका वो पूरा पैसा जो है टैक्स फ्री बन जाता है। तो ये कंपनीज का जो उल्टा पुल्टा यूज किया जाता है ना, वो शेल कंपनीज होती है बस। शेल मतलब हो गया कठपुतली कंपनी की तरह खोल रखी होती है, जिसमें ना एम्प्लॉय है, जिनकी कोई ऑनलाइन वेब कोई प्रेजेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। उस कंपनी को मिलाकर अडानी ग्रुप में बिलियंस में ट्रांजेक्शन हो रही है। आप सोच सकते हो, एक एम्प्लॉय नहीं है लेकिन बिलियंस में ट्रांजेक्शन हो रही है, बिलियंस में टर्नओवर हो रहा है ना। तो कुछ गड़बड़ थी, जाहिर सी बात है, स्टॉक मैनिपुलेशन का सीन सही है। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे आपस में लिंक करते हैं। देखो स्टॉक मैनिपुलेशन हो कैसे रहा है, ट्रांजेक्शन हो रही है बड़ी बड़ी, टर्नओवर बढ़ रहा है, जो ये एनुअल रिपोर्ट निकालते हैं उसमें बड़ा बड़ा डेट नंबर देखने को मिलता है, क्योंकि बड़ी ट्रांजेक्शन हो रही है ना, तो बड़ा नंबर देखने को मिल रहा है। कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ रही है, कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है शेयर का प्राइस बढ़ेगा। शेयर का प्राइस बढ़ गया, इस शेयर के बढ़े हुए प्राइस को लेकर ये शेयर्स को लेकर जाते हैं बैंक्स के पास, और बैंक के पास जाके अपने बढ़े हुए प्राइस के शेयर को गिरवी रखते हैं, वहां से अपना लोन उठाते हैं, फिर से ये पैसा दोबारा घूमता है, और ये साइकिल चलती रहती है। यही चलता आ रहा था, और ये आप पहले भी कोई वेब सीरीज आई थी, मैं नाम नहीं लूंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा, वहां आप देख चुके हो, बैंक रिसीट के थ्रू हो रहा था, फिलहाल ये बैंक लोन के थ्रू हो रहा है, सेम चीज हो रही है, पैसा घूम रहा है। ठीक है, सेम चीज ऑलमोस्ट ये से हो रही है। आपको शायद गलत लगे, लेकिन मैं शुरुआत से इस चीज को देखता आ रहा हूँ। मैं काफी जो फंडामेंटल देखने वाले दोस्त है मेरे, मैं उनसे स्टॉक्स वगैरह तो नहीं पूछता, लेकिन मेरे को कौन से नहीं लेने हैं वो जरूर बता देते हैं। तो उन्होंने बताया था कि सेम चीज वैसे ही रिपीट हो रही है, पैसा घूम रहा है। इसलिए मैंने इंस्टाग्राम वगैरह पे काफी ज्यादा स्टोरीज डालना भी शुरू कर दी कि अब तक का सबसे बड़ा बबल अभी बन रहा है, बिग बुल रियल अभी कुछ छुपा हुआ है, सामने आएगा। तो कुछ ऐसा सीन चल रहा है। सबसे पहली बात ये होगी कि दो भाई जो इनके हैं, वो शेल कंपनीज का यूज करके ऐसे शेयर्स को मैनिपुलेट करते आ रहे हैं। ये बात हुई रिपोर्ट में, अभी क्या चल रहा है, रिपोर्ट में क्या प्रूफ दिए, और रिपोर्ट में क्या मेजर एलिगेशंस लगे थे, उसको मैंने आपको समराइज करके दिया। अब देखो ये रिपोर्ट छोटी मोटी नहीं है, रिपोर्ट को बनने में 2 साल का टाइम लगा है। ठीक है, कई सारे अडानी के जो पहले एम्प्लॉयज रह चुके हैं ये उनसे मिले हैं, अडानी की जो अलग अलग कंट्री में जो कंपनियां हैं इनमें ये जाके विजिट करके आए हैं, तब जाके इन्होंने रिपोर्ट तैयार की है। तो बहुत ज्यादा दम है, इसलिए पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ तैयार भी बैठे हैं कि आओ हमें चैलेंज करो, हमारे ऊपर केस कर दो, अगर हमने आप पे गलत इल्जाम लगाया। तो हवा में इन्होंने तोप नहीं चलाई है, इसलिए इनके जो रिपोर्ट आई है ना, इसलिए बहुत ज्यादा मेजर इंपैक्ट है, क्योंकि ये विद डॉक्यूमेंटेशन विद प्रूफ तैयार बैठे हैं कि आओ हम पे केस करो, देखें हम भी, है ना। अब देखो अभी ये इन्होंने केस कर दिया, सामने से अडानी के जो सीएफओ है, ठीक है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा यार ये तो गलत बात है, हमारा एफपीओ आ रहा था, इन्होंने एफपीओ को मतलब डैमेज करने के लिए जो है हमारे ऊपर एलिगेशन लगा दिए, ये रिपोर्ट गलत है। अब पहले मैं आपको बता देता हूँ, सीएफओ साइड हटाओ, एफपीओ समझो, फिर से बिगनर के लिए थोड़ा बता के जा रहा हूँ। एफपीओ मतलब हो गया फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, यानी कि एक कंपनी जिसको स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना है वो आईपीओ निकालती है ना। पहले वो उसको स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना है, आईपीओ निकालती है कि इतने शेयर हम निकाल रहे हैं इतने प्राइस पे, अगर और लॉट के हिसाब से निकालती थी कि अगर आपको लेना तो अप्लाई कर दो, जिसको मिल जाता है उस हिसाब से लिस्ट हो जाती है। स्टॉक मार्केट में जब कंपनी लिस्ट हो गई, पर्टिकुलर शेयर इन्होंने निकाले, अब उसके बाद इनको और शेयर निकालने हैं, लिस्ट होने के बाद भी और नए शेयर्स निकालना चाहते हैं, तो ये फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर निकालते हैं कि मतलब हम और नए शेयर्स ला रहे हैं, आप उनको खरीदना चाहते हो तो ये प्राइस डिसाइड कर लेते हैं, आप ले सकते हो। ठीक है, ये इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा एफपीओ होने वाला था,
और जाहिर सी बात है हुआ। तो ये कह रहे हैं जो अभी के सीएफओ हैं कि ये हमारे उसको डैमेज पहुंचाना चाहते हैं, लोगों के सेंटीमेंट बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसी रिपोर्ट निकाल दी है एक दिन पहले अपने हमारे एफपीओ के। एक बात बताओ, कह कौन रहा है? मिस्टर सिंह कह रहे हैं, जो कि सीएफओ है करंट अडानी ग्रुप में, है ना। अ, आपको पता होगा सीएफओ जो है अडानी ग्रुप के, वो पिछले 8 साल में 3 बार बदल चुके हैं। जिस चेयर पे में सीएफओ बैठता है, सीएफओ की चेयर है जिस पे बंदे पिछले 8 साल में 3 बार बदल चुके हैं, वो पर्सन की कहीं भी स्टेटमेंट जो है वैलिडेट, मतलब वैलिडेशन मिल सकती है क्या? मतलब क्या बोलते हैं, क्रेडिबिलिटी है क्या? मतलब जो वो कह रहा है उस पर हम भरोसा कर सकते हैं क्या? नहीं, अब मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकते। वो आज बैठे अगले साल वो खुद उठ के चले जाएंगे, क्योंकि कुछ तो बात है ना, कुछ तो अकाउंट्स में गड़बड़ चल रही है कि जो सीएफओ ही नहीं टिकना चाह रहा, जो फाइनेंस देखता है कंपनी की, वो टिकना ही नहीं चाह रहा। नहीं तो 10-10 15-15 साल टिक के जाते हैं नॉर्मली लोग बड़ी कंपनीज में। यहाँ पर कोई टिकना ही नहीं चाह रहा, 8 साल में 3 बदल गए, तो ये बड़ी बात है। ठीक है, ये होगी रिपोर्ट की बात। ठीक है, और साथ में मैंने कुछ एक एडिशनल बात बताई। अब एक और मैं यहाँ पर मेरे एक पॉइंट रैंडमली दिमाग में आया कि जो बड़ी कंपनीज होती है ना, जिनका टर्नओवर 500 1000 करोड़ होता है, उनकी ना एक सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि 2% उनको कंट्रीब्यूट करना होता है एनवायरनमेंट की तरफ। या तो वो पेड़ लगाएं, मतलब कैसे भी करके उनको एनवायरनमेंट की तरफ कंट्रीब्यूट करना होता है 2%। ठीक है, अब एक चीज़ आपको एक फनी स्टोरी बताता हूँ कि 2% इसको करना होता है। एक कंपनी है क्लासमेट, अगर आपने कॉपी देखी हो, क्लासमेट की कॉपी में अगर आप देखोगे ना, लास्ट में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लिखे आते थे कि मतलब कभी रबड़ के बारे में, कभी ट्रीज के बारे में, मतलब अलग अलग चीज़ें लिखी आती थी। तो वो उसमें ना पेड़ लगाओ वगैरह इन चीज़ों को बहुत प्रमोट करते थे। अब क्लासमेट की जो डैडी कंपनी है, मतलब उसकी जो ऊपर कंपनी है ना, वो आईटीसी है। आईटीसी कौन है? आईटी सिगरेट टोबाकू कंपनी है। मतलब एक तरफ वो पोल्यूशन फैला रहे हैं, दूसरी तरफ वो एक अपना पेड़ लगाओ ये सब का ज्ञान भी दे रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं ना वो सीएसआर, मतलब ये चीज़ें तो उनको करनी है, नॉर्मली उनको करनी मैंडेटरी है, लेकिन वो उसका प्रमोशन भी कर दे रहे हैं अपने क्लासमेट के एंड में, अपने फैक्ट्स वगैरह दिखाकर लोगों को एक गुडविल भी बना रहे हैं कि देखो हम कितनी अच्छी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। भाई साहब, आपको करना ही है। ठीक है, तो ये तो एक बात होगी कि आईटीसी कैसे पागल बनाती है, एक तरफ पोल्यूशन फैला रही है, एक तरफ उसको मेजर मतलब कंपलसरी जो चीज़ करनी है उसका भी वो ऐसे प्रमोशन कर देती है, अपना गुडविल बना रही है। ठीक है, चलो इस बहाने कर तो रही है। यहाँ अडानी का 2011 में एक शिप था जिसमें बहुत ज़्यादा कोल और ऑयल कैरी करके वो शिप लेके जा रहा था। वो शिप में जितना भी कॉल वगैरह था ना, वो सारा ही पानी में बह गया। तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हुआ। कह रहे थे कि मतलब कितने हेक्टर्स के हिसाब से, कितने एकड़ों के हिसाब से ना जो फॉरेस्ट है उनको डैमेज हुआ। और आज तक उस एरिया में ना, मतलब खेती वगैरह तो भूल जाओ, मतलब वहाँ पेड़ वगैरह भी नहीं लगते हैं। मतलब बहुत बुरा हाल हो चुका है। मैंने इतना डिटेल में तो मैं जंगलों में तो जाके देख के नहीं आया था, लेकिन हालत ख़राब हो चुकी है। आप मानोगे 50 से 80 हज़ार मेट्रिक टन कोयला जो है वहाँ पानी में बह गया था। तो इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो। तो सीएसआर तो भूल ही जाओ, पहले आप यही देख लो कि एनवायरनमेंट को उन्होंने इतना ज़्यादा डैमेज करा था। मैं ये नहीं कह रहा कि अडानी ने जाके छेद कर दिया शिप में, लेकिन उन्होंने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ली थी। बाद में उनके खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे, ऑस्ट्रेलिया तक में भी प्रोटेस्ट हुआ था। अगर आप देखोगे थंबनेल में भी आपने देखा होगा, वो गो बैक अडानी करके जो लगा हुआ है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में प्रोटेस्ट हुए थे अडानी के खिलाफ, वो उसका ही एक सीन है। अच्छा, एक चीज़ और, अडानी एंटरप्राइजेस के ना एक ऑडिटर है, शाह धांधरिया नाम है उनका। तो जो ऑडिटर है ना, उनके 4 पार्टनर्स हैं और 11 एम्प्लॉयज़ हैं। और जो उनके पार्टनर्स हैं, मतलब ऑडिटर, मतलब इतनी बिलियंस के हिसाब से जो ट्रांजैक्शन होती है, इतनी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन जो होती है, उनको बताया गया वो सक्षम ही नहीं है। जस्ट पास आउट स्टूडेंट्स जो है ना, उनको उन्होंने हायर किया हुआ है। जो 11 एम्प्लॉयज और जो पार्टनर्स है वो क्या है, वो 23-24 साल के लड़के हैं नॉर्मली, मतलब 22-23 साल के लड़के उन्होंने हायर किए हुए हैं, जो जस्ट अभी निकले हैं पास होके कॉलेज वगैरह से। तो ऐसे स्टूडेंट्स को उन्होंने हायर किया है। और आपको लगता है कि वो इतनी बड़ी कंपनी को ऑडिट कर पाएंगे? मतलब पूरे फाइनेंस देखना, क्या खर्चा है, कहाँ पैसा जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये सारी चीज़ों को अकाउंट्स बनाना, ये कोई मजाक है कि 22-23 साल के लड़के बैठ के बना रहे हैं, वो भी इतनी बड़ी कंपनी का, जिसका नाम पूरे इंडिया में, और रिचेस्ट पर्सन बने थे बीओ सेकंड, उनकी कंपनी को ऐसी 22-23 साल के लड़के संभाल लेंगे क्या? तो यहाँ पर भी एक गड़बड़ निकल के आ रही है। ये सारे ब्लेम्स जो है इस रिपोर्ट में बताए गए, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। मैंने आपको कुछ एक एडिशनल पॉइंट बताया, वो सीएसआर वाला था, वो अलग हो गया है। ठीक है, अब एक चीज़ और आपने अगर नोटिस करा हो कि ना, अडानी कंपनीज को ना बहुत मेजर मेजर प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। जैसे मैंने पहले इंस्टाग्राम पे एक बार जब लास्ट वो किया था अपडेट, अडानी ग्रुप को लेके थोड़ा अलर्ट किया था, तो वो था वो महाराष्ट्र में ना एक कुछ पावर प्रोजेक्ट था। तो टाटा पावर और अडानी पावर में टसल हुई थी। 7,000 करोड़ का वो प्रोजेक्ट था, मुझे याद आ रहा है। उसमें टसल हुई थी और वो आई गेस बिना किसी बिडिंग के ना अडानी पावर को दे दिया गया था। तो टाटा पावर ने केस भी करा था। वो बात अलग है, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उस केस को रफा दफा कर दिया। लेकिन कुछ तो गड़बड़ चली रही है यार, मतलब बड़ी बड़ी कंपनी, टाटा पावर भी ब्लेम लगा रही है। थोड़ा सा टाटा पे तो ट्रस्ट होगा आपको। ये भी एक पॉइंट। कुछ समझ आ रही है बात? गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स निकल के आ रहे हैं, वो भी अडानी पावर को ऐसे ही मिल जा रहे हैं। तो मतलब कुछ पता चल रहा है कि पॉलिटिक्स में भी कनेक्शन है। आओ तो फिर पॉलिटिक्स की भी साइड बता देता हूँ आपको। 2014 में गुजरात में लैंड अप्रूव हुआ था टाटा मोटर्स को नैनो प्रोजेक्ट के लिए।
तो स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर मीटर जो कीमत आ रही थी वो आई थी, उनको मिली थी 900 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से। ठीक है, नोटिस करना, मैं डायरेक्ट खुद आपसे ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपको विद प्रूफ बात कर रहा हूँ, आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हो। जो लैंड टाटा मोटर्स को टाटा नैनो प्रोजेक्ट के लिए जो अलॉट हुआ था लैंड 900 रुपये स्क्वायर मीटर में, वही लैंड अडानी को पता है कितने में मिला था? मात्र 1 से 32 रुपये के बीच में। ठीक है, कहाँ 900 रुपये स्क्वायर मीटर, कहाँ 1 से 32 रुपये स्क्वायर मीटर। और 2014 में गुजरात के सीएम कौन थे वो एक बार आप गूगल कर लेना। ठीक है, एक ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट है। ठीक है, 2005 या 6 में ये स्कीम आई थी, ये एक्ट आई थी। इसमें 2016 में स्पेशली अमेंडमेंट कर दिया अचानक से। अब वो अमेंडमेंट क्यों हुआ? कुछ कस्टम ड्यूटी रिफंड बन रही थी अडानी जी की 500 करोड़ की। वो इतने बड़े एक्ट में अचानक से 2016 में अमेंडमेंट क्यों आया? तो पता है क्या होता है, अगर आप रिसेंटली गौतम अडानी का इंटरव्यू वगैरह भी देखोगे तो देख क्या कहोगे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती रही है, वो हमारे लिए फायदेमंद होती रही है, लेकिन वो उसी टाइम क्यों आती है जब उनको जरूरत होती है। अब देखो, ओवरऑल मैंने आपको इतनी सारी नेगेटिव बातें बताई है, शायद आपको कुछ माइंडसेट बना हो, आपको कुछ चीज़ समझ आई हो, ना समझ आई हो, मे बी आप डिसएग्री करते हो। काफ़ी लोग मेरे से डिसएग्री करते थे इंस्टाग्राम पे, जब भी मैं अडानी मीम डालता था, अडानी के लिए मीम डालता था, स्टोरी डालता था, तो मुझे एक ना एक गाली मिनिमम जरूर आती थी। मतलब ज़्यादा है, 3-4 तो आ ही जाती थी, आती थी। ठीक है कि भाई तू अपना काम कर ले, तू करके दिखा, ये वो। मतलब मैं अगर टाटा की बड़ाई करता हूँ तो मेरे को तारीफें आ जाती है, लेकिन जब मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ जो मेरा राइट है, तो उस पर गाली क्यों आती है यार? अगर कुछ तो दिखा होगा ना। कोई बात नहीं, चलो नहीं मानो, मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन आपके लिए रिपोर्ट तो मैटर करती है, पूरी कंट्री के लिए मैटर करती है, पूरे वर्ल्ड में मैटर कर रही है। तो चलो अब चीज़ें सामने आ रही है। अब मुझे नहीं पता ये स्टॉक कितना गिरने वाला है, लेकिन हाँ, आप इन्वेस्टमेंट ना करो या करो वो आपके ऊपर है। पहले मैंने आपको कंपनी के पूरा इतिहास दिखा दिया, कैसे कैसे इस कंपनी में लोग इन्वॉल्व है, शुरुआत से कंपनी कैसे चलती आ रही है, विद प्रूफ आपके साथ बात करिए। तो अभी आपकी चॉइस, आपको डिप बाय करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, कितना नीचे जाएगा कोई भी नहीं कह सकता, ये तो मैं कभी बता ही नहीं सकता। मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, मैं भी नहीं बता सकता निफ्टी अभी कितना जाने वाला है। ठीक है, लाइन खींच सकते हैं, लाइन टूट जाएगी, उससे नीचे चला जाएगा, वो इतना ही होता है हमारा काम। हम मार्केट नहीं चलाते हैं। एक चीज़ है, जैसे मैंने आपको बीच में सेशन के बताया था कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो बड़ी बड़ी फर्म्स में जॉब करते हैं, फंडामेंटल्स देखते हैं, तो उन्होंने शुरू में क्लियर कर दिया था मुझे कि अडानी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। मतलब कुछ टाइम पहले भी मैंने उनसे सजेशन लिया था। स्टॉक्स तो कभी नहीं बताएंगे, पेनी स्टॉक्स वगैरह उनकी नज़र में आते हैं, मुझे नहीं बताते हैं। हाँ, लेकिन वो किससे दूर रहना है, स्पेशली अडानी स्टॉक्स के बारे में उन्होंने वार्न किया था। और इस रिपोर्ट में भी मेंशन किया है कि 80% ज़्यादा वैल्यू स्टॉक सिस्टम चल रही है। मतलब जो स्टॉक अभी चल रहा है अगर 1000 रुपये का, तो वो 80% ज़्यादा बढ़ के दिखाया हुआ है। तो आप लगा लो रियल प्राइस जो है इन स्टॉक्स का कितना है। ठीक है, अब एक चीज़ लास्ट में आपको जाते रहते कहना चाहूँगा कि अगर जो अडानी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे थे और क्रिटिसाइज कर रहे थे उन लोगों को जो अडानी स्टॉक्स को क्रिटिसाइज कर रहे थे, एक बात बताओ, आपको अडानी कंपनीज में एकदम अनोखा क्या दिख रहा है कि पिछले 3 साल में 800%, 900% इतनी ग्रोथ इनके लिए नॉर्मल हो गई है। कुछ अलग से इनोवेशंस तो आई नहीं कि जैसे टेस्ला हो गया, या फिर वो जो स्पेस एक्स कंपनी थी, इलॉन मस्क जैसा बंदा वो इसमें इन्वॉल्व हो, जो एकदम से इनोवेशंस कर रहे हैं। कुछ अलग आपको ऐसे इनोवेशन एक भी बता सकते हो तो बताओ। नहीं दिखी ना? जिस कंपनी में आपको कुछ अलग से हटके दिख नहीं रहा, उसकी वैल्यूएशन आपको 700, 800, 900% बढ़ती दिखती जा रही है, और आप फिर भी पीक पे पैसा डालते जा रहे हो। तो इसमें गड़बड़ कौन कर रहा है? आप ही कर रहे हो ना। और अभी लास्ट में ये सब तो निकल भी जाएंगे कैसे ना कैसे करके। फंसेगा कौन? रिटेलर ही फंसा। 1992 में भी रिटेलर फंसा, 2008 में भी रिटेलर फंसा, 2000 में आईटी बबल वगैरह जो हुआ था 2005-2000 में, उसमें भी रिटेलर फंसा। हमेशा फंसता रिटेलर ही है, क्योंकि हम बातों में, मैं तो नहीं बोलूँगा, मतलब मैं भी कभी कभी फंसी जाता हूँ, हम बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं कि हाँ ये चल रहा है, मार्केट में बढ़ रहा है, चलो उसमें लगाते हैं। तो इस टाइम क्या हुआ था ना, अडानी स्टॉक में एक बिगनर ने भी पैसा लगाया है और पैसा बनाया, और वो भी अपना आपको इन्वेस्टर करने का कि यार मैंने 1000 लगाया था, 2000 हो गया, मुझे इन्वेस्टमेंट आती है। लेकिन सभी अब धीरे धीरे चीज़ें वही है ना, मार्केट सबको दिखा देती है कि यहाँ पर असली गुरु कौन है। तो अभी फिलहाल वही चल रहा है। तो चलो यार, इस सेशन के लिए बस इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करके जाना यार। इस सेशन के लिए मैंने काफ़ी रिसर्च करी है, बहुत सारी रिपोर्ट्स देखनी पड़ी है, बहुत सारी न्यूज़ आर्टिकल्स मेरे को पढ़ने पड़े हैं। तो एक बार अगर सेशन में थोड़े से एफर्ट्स आपको पसंद है तो लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना इस बार लगाना ऑथेंटिक है सेशन, या हर बार की तरह बस ये लगा कि यार तेरे को क्या फर्क पड़ता है, अडानी कुछ भी करे। तो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। इस सेशन के लिए बस इतना ही। जल्दी से 150 लाइक्स पूरे कर देना, स्ट्रेटजी सेशन आपको जल्दी मिलेगा। थैंक यू।